हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी। आज की क्लास में हम कवर करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का जो टॉपिक रहता है हमारा ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, यानी कि जब कोर्ट द्वारा ऑर्डर दिया जाता है फर्म को डिसॉल्व करने के लिए। इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको इससे पहले वाला जितना टॉपिक बनता सब कवर करा दिया है। आई होप कि आपने वो क्लास देखी होगी, आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहेगी स्टडी में अगर आपने अभी तक मेरी रेगुलर वीडियोस देखी हैं। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए और वीडियो आप देखें, स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे और आपकी स्टडी बूस्टअप मिले। तो आज मैं आपको बेस कवर करा रही हूँ इसका, बिगनिंग से लेकर एंड तक वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना कीजिए, मिस मत कीजिए, अन्यथा आपका जो बीच में अगर कोई भी टॉपिक मिस रह जाएगा तो आगे जब मैं इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगी तो वहाँ पे आपको सॉल्व आउट करने में दिक्कत आ जाएगी, समझने में दिक्कत आ जाएगी। तो इसलिए वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक ज़रूर देखें। अब नेक्स्ट हमारे पास आते हैं कि अगर कोर्ट है जो ऑर्डर देती है फर्म को डिसॉल्व करने के लिए, तो कोर्ट है जो ऑर्डर क्यों देती है। तो कहते हैं अब किसी पार्टनर ने जाकर के एप्लीकेशन लगा दी है कोर्ट के अंदर कि यहाँ पे ऑर्डर पास कर दो पार्टनरशिप फर्म को बंद करने का। तो कहते हैं फिर पार्टनरशिप को डिसॉल्व करने का ऑर्डर कब दे सकते हैं कोर्ट। कहता है जब पार्टनर है वो अनसाउंड माइंड हो गया, यानी कि उनका दिमाग है जो किसी पार्टनर का वो ऐसी कंडीशन में नहीं है अब वो फैसला ले सके, कोई डिसीजन मेकिंग कर सके, संभाल सके फर्म को। तो इस कारण से फर्म को क्या करना पड़ता है, यानी कि कोर्ट को क्या ऑर्डर देना पड़ता है कि फर्म को बंद कर दिया जाए। नेक्स्ट केस आता है व्हेन ए पार्टनर अदर देन द पार्टनर फीलिंग ए सूट, यानी जिस पार्टनर ने केस किया उसको छोड़ के अगर कोई दूसरा पार्टनर परमानेंटली इनकैपेबल हो जाता है परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी एज ए पार्टनर, यानी कि परमानेंट उसकी अभी इस लायक रहा ही नहीं है वो कि जो बिजनेस के अंदर यानी पार्टनरशिप के अंदर जो उसकी ड्यूटीज़ बनती है उसको पूरा कर सके। इस कारण से कोर्ट गई कि फर्म को बंद कर दिया जाए। नेक्स्ट केस आता है व्हेन ए पार्टनर अदर देन द पार्टनर फीलिंग ए सूट, यानी कि जिस पार्टनर ने केस किया उसको छोड़ के कोई अगर दूसरा पार्टनर है उसने कुछ ऐसा मिसकंडक्ट कर दिया है जिससे पार्टनरशिप को क्या हुआ, नुकसान हो गया, यानी कुछ ऐसा गलत काम कर दिया, इसने गिल्टी काम कर दिया कोई जिस कारण से पार्टनरशिप को क्या हो गया, नुकसान हो गया। नेक्स्ट केस बनता है जब पार्टनर जिसने केस किया उसको छोड़ के कोई अगर दूसरा पार्टनर विलफुल अपनी इच्छा से क्या करता है, ब्रीच कर देता है पार्टनरशिप के एग्रीमेंट को, यानी कि ब्रीच क्या होता है, छोड़ देता है पार्टनरशिप के एग्रीमेंट जो किया गया था। तो यहाँ पे पार्टनरशिप क्या करनी पड़ेगी, बंद करनी पड़ेगी। नेक्स्ट में आता है जब पार्टनर्स यानी जिसने केस किया उसको छोड़ के कोई दूसरा पार्टनर वो ट्रांसफ़र कर देता है अपने इंटरेस्ट को थर्ड पार्टी को। अब जानते हैं कि जो पार्टनर्स होते हैं, जो पार्टनर्स पार्टनरशिप में एग्रीमेंट के थ्रू ऐड होती हैं वही पार्टनर्स है जो कंटिन्यू रखना चाहिए उनको, क्योंकि पार्टनरशिप है जो एक अलग कंसेप्ट आ जाता है कि यहाँ पे पार्टनर्स को जिन पार्टनर्स ने ज्वाइन किया उसी को कंटिन्यू करना चाहिए। अगर कोई पार्टनर अपने इंटरेस्ट को किसी थर्ड पार्टी को ट्रांसफ़र कर देता है तो यहाँ पे फिर पार्टनरशिप है जो वो उसमें रेगुलर रखना उसको मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जो एक कंपनी कंसेप्ट में तो ऐसा कर सकते हो कि हमने अपने शेयर को किसी दूसरे पर्सन को बेच दिया, लेकिन पार्टनरशिप के केस में ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पे जो पार्टनर्स है, जो पार्टनर ने स्टार्टिंग की है एग्रीमेंट के थ्रू, तो वही पार्टनर का जो कंटिन्यू रखना चाहिए, अपना इंटरेस्ट है वो सेल नहीं कर सकता किसी थर्ड पार्टी को। When the court is satisfied that the firm cannot be carried and accept at the loss, यानी जो कोर्ट को लगता है कि अब फर्म में जो लॉस के सिवाय कुछ कमाई सफ़र ही नहीं कर रही है, तो फिर उस केस में क्या होगा, कोर्ट कहेगी बंद कर दो, क्यों लॉस झेल रहे हो बार बार। When the court is satisfied that the dissolution is just and equitable due to some other reason, जब कोर्ट को लगता है कि इस फर्म को डिसॉल्व करना सही है तो कोर्ट कहेगी कि ऑर्डर दे देगी कि आप फर्म को क्या कर दिया जाए, डिसॉल्व कर दिया जाए। अब आते हैं डिफरेंस क्या है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के बीच में और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के बीच में, क्योंकि ये दोनों अलग कंसेप्ट आते हैं। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मीनिंग क्या है, कहता है इसमें क्या होता है कि जो एग्रीमेंट होता है पार्टनर्स के बीच में फिर सिर्फ वही चेंज किया जाता है जबकि जो फर्म रहती है वो कंटिन्यू रखते हैं अपना बिजनेस है। जबकि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में क्या होता है कि यहाँ पे फर्म ही क्लोज हो जाती है। कॉन्टिन्यूएशन ऑफ बिजनेस, यानी बिजनेस किस केस में कंटिन्यू रहेगा, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के केस में कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन यहाँ पे जो फर्म ही बंद हो गई तो बिजनेस भी क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा।
इकोनॉमिक रिलेशन क्या रहेगा कि यहाँ पे जो इकोनॉमिक रिलेशन है वो पार्टनर्स का सिर्फ चेंज हो जाता है, लेकिन रिलेशन तो उनका कंटिन्यू रहता है ना, कि पहले एग्रीमेंट हट गया अब नई वाला एग्रीमेंट आ गया, रिलेशन तो उनका चेंज हुआ है लेकिन बिजनेस तो उनका कंटिन्यू है ना। लेकिन इसमें जो इकोनॉमिक रिलेशन होता है वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि फर्म ही क्या हो गया, जब क्लोज हो गया, जब फर्म क्लोज हो गया तो पार्टनर्स का रिलेशन तो अपने आप ही क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्लोजर ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स को बंद कर देना। यहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज नहीं की जाती, लेकिन यहाँ पे क्लोज कर दी जाती है, क्योंकि फर्म क्या हो रही है, मतलब सेल कर रहे हैं उसको और वो बंद हो रही है फर्म। नेक्स्ट आता है सेटलमेंट ऑफ असेट एंड लायबिलिटी। यहाँ पे कैसे अपन सेटलमेंट कर सकते हैं असेट और लायबिलिटी को। यहाँ पे जो असेट्स होती हैं उसको रिवाइज वैल्यू पे रीवैल्यू किया था, लायबिलिटी को रीअसेस करते हैं, तो जो भी गेन या लॉस होता है रिवैल्यूएशन से तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है पार्टनर्स के बीच में उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयर रेशियो के अंदर। लेकिन यहाँ पे केस थोड़ा अलग होता है, यहाँ पे असेट्स को बेचा जाता है और जो लायबिलिटी होती है उनको पेमेंट की जाती है लायबिलिटी की। अगर पैसा कुछ बच जाता है लास्ट में तो वो पार्टनर्स, जितने पार्टनर्स होते हैं सभी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। इसमें इफेक्ट क्या देखने को मिलता है, जो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होती है डज नॉट नेसेसरी नीड अ डिसोल्यूशन फर्म। कहता है डिसोल्यूशन पार्टनरशिप का मतलब ये नहीं है कि फर्म ही बंद हो गया है, जबकि डिसोल्यूशन फर्म का मतलब यही है कि बीच में पार्टनरशिप भी आ गई तो पार्टनरशिप भी क्या है, खत्म हो गई है। कोर्ट से इंटरवेंशन, तो यहाँ पे अपन ये जानते हैं कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में तो सिर्फ एग्रीमेंट चेंज किया जा रहा है, तो यहाँ पे तो कोर्ट को इंटरवेंशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जब फर्म को डिसॉल्व किया जाता है तो यहाँ पे अपने दोनों केस पड़े हैं, या तो अपनी मर्जी से बंद कर दे पार्टनर्स या फिर कोर्ट के कहने से बंद कर दे, तो यहाँ पे दोनों में से कोई भी केस हो सकता है। नेक्स्ट आता है सेटलमेंट ऑफ अकाउंट और डिसोल्यूशन। ये मेन है बच्चों को, क्या आपको प्रैक्टिकल जो क्वेश्चन किए जाएंगे वो इसी के बेस पे किए जाएंगे, किस तरीके से हमें जो अकाउंट को सेटलमेंट करेंगे जब हम फर्म को डिसॉल्व करके चलेंगे। तो यहाँ पे कहता है सेक्शन 48 के हिसाब से जो पार्टनरशिप एक्ट स्पेसिफाई द मोड ऑफ सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। कहते हैं यहाँ पे सेक्शन 48 के अंदर बताया गया पार्टनरशिप एक्ट के अंदर कि क्या मोड रहेगा, क्या तरीका रहेगा सेटलमेंट करने का जो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के टाइम पे अकाउंट्स हम बनाएंगे। कहता सबसे पहले जो अमाउंट होती है लॉस की, इसमें शामिल किया जाएगा कैपिटल की डेफिशिएंसी को। तो कहता है जो लॉस है और जो डेफिशिएंसी कैपिटल की उसको पूरा किया जाएगा किसमें से, प्रॉफिट में से। और उसके बाद कहता है अगर नहीं पूरी हो रही तो फिर कैपिटल का इस्तेमाल कर लिया जाएगा, और लास्ट में अगर फिर भी नहीं पूरी की जा रही है तो कहता है जो भी रियलाइज़ किया जाएगा पार्टनर्स में उनके प्रॉफिट शेयर रेशियो में, यानी कि जो लॉस होते हैं या जो भी डेफिशिएंसी है कैपिटल की, तो जो फर्म के अंदर पहले प्रॉफिट है उसका इस्तेमाल किया जाएगा। प्रॉफिट काफ़ी नहीं है तो फिर पार्टनर्स की कैपिटल को इस्तेमाल किया जाएगा। अगर फिर भी नहीं उसके लॉसेस कवर हो पा रही हैं तो फिर पार्टनर से मंगवा लिया जाएगा पैसा, जितना भी कम पड़ेगा उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर। दूसरे नंबर पे हम देखें हैं कि जो असेट्स होती है फर्म के अंदर वो सारी बेच दी जाएगी। इसमें जितना भी मतलब असेट्स को बेच के पैसा कवर होगा तो फिर उसको पेमेंट की जाएगी लायबिलिटी को। सबसे पहले जो पेमेंट की जाएगी आउटसाइड डेटर की जाएगी। उसके बाद जो पैसा बच जाएगा उससे जो लोन लिए जाते हैं पार्टनर से उसको पेमेंट किया जाएगा। उसके बाद जो बैलेंस बचेगा पार्टनर्स की कैपिटल वापस कर दी जाएगी। अगर लास्ट में कुछ बैलेंस बच गया तो उनको प्रॉफिट और उस प्रॉफिट को पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से हमने इस्तेमाल करना है। सबसे पहले जो लॉसेज है यानी कि जो डेफिशिएंसी कैपिटल की वो भी शामिल की जाएगी। तो जो प्रॉफिट पड़े फर्म के अंदर उसका इस्तेमाल किया जाएगा। फर्म के प्रॉफिट काफ़ी नहीं रहे हैं उसको सब कवर अप करने के लिए पार्टनर्स की कैपिटल का इस्तेमाल कर दिया जाएगा। अगर फिर भी इनफ नहीं है तो पार्टनर्स को उनकी प्रॉफिट शेयर रेशियो में जो मंगवा लिया जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे कि जो असेट्स होती है फर्म की उसको सेल कर दिया जाएगा। तो वहाँ से जो पैसा आएगा उस पैसे का इस्तेमाल सबसे पहले आउटसाइड डेट को पेमेंट करने के लिए किया जाएगा। फिर जो हमने यानी कि फर्म ने जो लोन लिए हुए थे पार्टनर्स उसको पेमेंट की जाएगी। फिर कैपिटल की जो पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट है उसको क्लोज करके जो बैलेंस बनता है उनको पेमेंट किया जाएगा। लास्ट में अगर कुछ पैसा बच जाता है तो फिर पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है उनके यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर। अब आता है पेमेंट ऑफ फर्म डेप्ट एंड प्राइवेट डेट। फर्म डेप्ट में तो आ जाएंगे फर्म के जो डेट्स हैं, प्राइवेट डेट में आ जाएंगे जो पर्सनल डेट होंगे उनके पार्टनर्स की। तो कहता है फर्म डेट में क्या आएगा, कहता है डेटर विच और द फर्म ओज टू आउटसाइडर आर कॉल्ड फर्म डेटर। यानी कि फर्म के डेटर में हम उन डेटर्स को शामिल करेंगे जो फर्म के डेटर्स हैं जो बाहर उसने आउटसाइडर को पे करना है। लेकिन प्राइवेट डेट में क्या आ जाएंगे, ये पार्टनर्स के आ जाएंगे क्योंकि ये प्राइवेट मतलब पार्टनर्स की हैं जो उन्होंने अपनी पर्सनल कैपेसिटी से जो मतलब कि लिए होंगे
उसको क्या बोला जाता है, प्राइवेट डेट बोला जाता है। कहता है अमाउंट रियलाइज फ्रॉम द सेल ऑफ असेट ऑफ द फर्म इज फर्स्ट यूज टू पे ऑफ फर्म डेट एंड इफ देयर इज एनी सरप्लस अवेलेबल इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर। कहता है सबसे पहले क्या किया जाएगा, जो असेट है फर्म के उसको बेचा जाएगा, तो फर्म के असेट्स को बेच के जो पैसा आएगा तो उस पैसे का इस्तेमाल फर्म अपने डेटर्स को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करेगी और लास्ट में जो पैसा बच जाएगा फिर उसको पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। लेकिन जो हमारे पास प्राइवेट एस्टेट यानी कि प्राइवेट डेट आते हैं उसमें क्या होगा कि जो पैसा मिलेगा पार्टनर्स अपनी प्राइवेट एस्टेट को बेचेंगे, तो जो पैसा मिलेगा तो पहले अपने प्राइवेट डेट पूरे करेंगे। अगर कुछ सरप्लस बच जाता है तो फिर उसका इस्तेमाल किसके लिए कर सकते हैं, वो अपनी फर्म के डेट को पेमेंट करने के लिए। तो यहाँ पे प्राइवेट डेट एक अलग कंसेप्ट है और फर्म का डेट क्या एक अलग कंसेप्ट है। तो अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है वो हम कवर करते हैं इस टेबल की हेल्प से। तो कहते हैं कि डिफरेंस क्या है प्राइवेट डेट के बीच में और फर्म के डेट के बीच में। मीनिंग कहता है फर्म डेट के अंदर, फर्म डेट रेफर टू द डेट पेबल बाय द फर्म टू आउटसाइडर, यानी कि फर्म के वो डेट हैं जो उसने आउटसाइडर को पेमेंट करनी है। जबकि प्राइवेट डेट में कहता है ये वो डेटर्स आ जाते हैं जो पेबल करने होते हैं पार्टनर्स द्वारा, यानी पार्टनर्स खुद पे करेंगे अपनी पर्सनल कैपेसिटी में से। कहते हैं इसमें लाइबल कौन रहता है, अगर ये फर्म के डेट हैं तो कहता है फर्म के डेट के लिए जितने पार्टनर्स हैं वो जॉइंटली या सेवरली लाइबल हो सकते हैं। अब ये प्राइवेट है तो यहाँ पे प्राइवेट है जो जिस पर्सन ने लिया होगा, जिस पार्टनर ने लिया होगा सिर्फ वही लाइबल हो सकता है पर्सनली, और कोई दूसरे पार्टनर के ऊपर उसका जो बर्डन नहीं डाल सकते। एप्लीकेशन ऑफ फर्म प्रॉपर्टी कहते हैं अप्लाई कैसे किया जाएगा फर्म की प्रॉपर्टी, कहता है फर्म की जो प्रॉपर्टी अप्लाई की जाएगी सबसे पहले फर्म के डेट पूरे करने के लिए। प्राइवेट डेट में कहता है कि अगर जो पार्टनर्स शेयर्स इन एक्सीड द फर्म प्रॉपर्टी ओवर फर्म्स डेट कैन बी अप्लाई टुवर्ड पेमेंट ऑफ हिज प्राइवेट डेट। कहते हैं यहाँ पे जो सेट है अपनी बेची थी फर्म ने, उससे अपने पहले डेटर्स पूरे किए हैं, तो लास्ट में जो पैसा बच गया उसने अपने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो कहते हैं उसके इस्तेमाल करके वो अपने डेट को पूरा कर देगा। एप्लीकेशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी कहता है कि कब अप्लाई कर सकते हैं प्राइवेट प्रॉपर्टी, कहते हैं जो सरप्लस होते हैं प्राइवेट प्रॉपर्टी पार्टनर्स की अपनी प्राइवेट डेट को पूरा करने का जो बच जाता है, कहता है उससे वो क्या कर सकते हैं अपनी फर्म की डेट को पूरा कर सकते हैं। यानी कि अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं कि जो पार्टनर्स होते हैं उन्होंने अपनी प्राइवेट एस्टेट को बेच देना है, प्राइवेट प्रॉपर्टी को बेच देना, तो जो पैसा उनके ऊपर मिलेगा तो पहले प्राइवेट अपनी प्राइवेट डेट को पूरा करेगा, फिर उसके बाद जो पैसा बचता तो वो किसको दे देगा, फर्म को दे देगा, जिससे फर्म अपने डेट को पूरा कर सकती है। नेक्स्ट कहता है प्राइवेट प्रॉपर्टीज अप्लाइड फर्स्ट वर्स पेमेंट ऑफ प्राइवेट डेट, यानी कि पहले अपने डेट की पूरी करेगा वो पेमेंट, फिर उसके बाद जो बचता है फर्म को दे दिया जाएगा। नेक्स्ट आता है अकाउंटिंग प्रोसीजर ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, यानी कि अब जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो प्रैक्टिकल्स के अंदर ये जो इस्तेमाल किया जाएगा, जो अकाउंटिंग प्रोसीजर क्या रहेगा जब हम डिसोल्यूशन करके चलेंगे फर्म को, यानी कि जो अकाउंट्स बनाए जाएंगे वो किस तरीके से बनाए जाएंगे, तो ये वो अकाउंट का प्रोसीजर है जो हमें बताया गया है। तो यानी कि कैसे हमने अकाउंटिंग प्रोसीजर को फॉलो करके अपने फर्म को डिसॉल्व करना है, अकाउंट्स को प्रिपेयर करना है। कहते हैं ऑर्डर टू क्लोज द बुक्स ऑफ द फर्म ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फ्लोटिंग अकाउंट्स और ओपन इन ऑर्डर गिवन बिलो, तो कहते हैं इस ऑर्डर में हमें अकाउंट ओपन करने पड़ेंगे जब हम फर्म को डिसॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले कहते हैं रियलाइजेशन अकाउंट बनाया जाएगा, उसके बाद लोन बाय फर्म टू पार्टनर्स बनाया जाएगा, उसके बाद लोन बाय पार्टनर्स टू फर्म बनाया जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे और लास्ट में कैश और बैंक अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। अब सबसे पहले जो अकाउंट बनाया जाता है वो होता है रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट में क्या होता है कि हम जितनी असेट्स होती हैं उनको बेच दिया जाता है और उस पेमेंट से जो रिसीव होती है, यानी कि असेट्स को बेच के जो पैसा आता है उससे लायबिलिटी की क्या कर दी जाती है, पेमेंट कर दी जाती है। तो कहते हैं रियलाइजेशन अकाउंट इज ओपन फॉर डिस्पोजिंग ऑफ ऑल द असेट ऑफ द फर्म एंड मेकिंग पेमेंट ऑफ ऑल क्रेडिटर्स। कहते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में क्या करते हैं, जितनी भी असेट्स होती हैं वो सारी क्या की जाती है, रियलाइज कर दी जाती है, बेच दी जाती है और उससे जितना पैसा मिलता है उसका इस्तेमाल किया जाता है क्रेडिटर्स को पेमेंट करने के लिए। रियलाइजेशन अकाउंट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट, कहते हैं इसका नेचर क्या होता है, नॉमिनल नेचर होता है। जो इसका ऑब्जेक्ट होता है अकाउंट का, ये जानना होता है कि प्रॉफिट या लॉस हो रहा है रियलाइजेशन करने से असेट्स को और लायबिलिटी को पेमेंट करने से, यानी कि असेट्स को बेच के लायबिलिटी की पेमेंट करने के बाद तो क्या कुछ बच रहा है, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ये जानना होता है, इसका मकसद होता है रियलाइजेशन अकाउंट का। एंट्रीज इन रियलाइजेशन अकाउंट आर मेड इन द फ्लोइंग मैनर, तो क्या था क्या क्या एंट्री की जाएंगी, तो ये एंट्री ध्यान से देखना बच्चों, क्योंकि ये इस्तेमाल की जाएंगी जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले कहता है असेट्स को हटा दिया जाता है। जो बैलेंस शीट दी होगी हमारे पास क्वेश्चन के अंदर, बैलेंस शीट के अंदर असेट्स और लायबिलिटी दोनों ही गिवन होंगी। सबसे पहले हमने असेट्स को हटा देना है
तो कहता है ऑल असेट द फर्म एक्सेप्ट कैश एंड बैंक बैलेंस, यानी कि इसमें हम कैश और बैंक को इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि वो तो पहले से कैश की फॉर्म में होती है, इसलिए उसको हमने हटाना नहीं है। सिर्फ जो असेट्स होती हैं उनको हटाया जाएगा। कहते हैं जो बाकी असेट्स होते हैं उनको बुक वैल्यू पे हटा दिया जाएगा। अपन जानते हैं कि जब बैलेंस शीट बनाते होते हैं बच्चों, तो बैलेंस शीट में जब हम दिखाते होते हैं असेट्स और लायबिलिटी दो साइड होती है बैलेंस शीट की। तो जब हम बैलेंस शीट में प्रिपेयर करते हैं तो बैलेंस शीट की यहाँ पे ये असेट साइड आती है। असेट साइड कौन सी होती है? डेबिट होती है। जब मैं इस असेट्स को हटाऊंगी, हटाने के लिए मुझे बैलेंस क्या करना पड़ता है? पलटना पड़ता है, यानी कि डेबिट से क्या कर दूंगी मैं असेट्स को क्रेडिट कर दूंगी। तो यहाँ पे सन्ड्री असेट्स क्या हो जाएंगे? क्रेडिट हो जाएंगी। और डेबिट में क्या कर देंगे? रियलाइजेशन अकाउंट ओपन कर देंगे। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, तो मैं सन्ड्री असेट्स एंट्री हो जाएगी। यहाँ पे हमने क्या किया? असेट्स को हटा दिया है। कहते हैं जब हम ऐसा करेंगे यानी कि असेट्स को हटाएंगे तो किन चीज़ों को हमें दिमाग में रखना है, तो कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहले ओनली दोज असेट विच कैन बी कन्वर्ट इनटू कैश आर ट्रांसफर टू दिस अकाउंट है। कहते हैं सिर्फ उन्हीं असेट को हटाया जाएगा जिनको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो फिक्टिशियस असेट्स होती हैं जैसे अकोमुलेटेड लॉस, जैसे डेबिट बैलेंस होना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, और जो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होते हैं जैसे डेबिट बैलेंस ऑपरेटिव्स में सस्पेंस अकाउंट हो गया, कहते हैं इनको असेट की डेफिनेशन के अंदर शामिल नहीं किया जाता। इसी कारण से इसको रियलाइजेशन अकाउंट में जो हम नहीं दिखाएंगे। सच अकाउंट शुड बी ट्रांसफर टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसको कहाँ दिखाएंगे? हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। जैसे हम असेट बनाते होते हैं, बैलेंस शीट बनाते होते हैं, तो बैलेंस शीट के असेट साइड पे हमें असेट्स गिवन होती हैं। उसी के साथ कई बार हमें क्वेश्चन में गिवन होता है डेबिट बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस का, जो डिनोट करके चलता है लॉस को। ऐसे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इसके अंदर गिवन होती है, एडवर्टीजमेंट के एक्सपेंडिचर जो डिनोट करके चलते हैं एक्सपेंसेस को। तो जो ये हमारे चाहे डेबिट बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस का हो, चाहे हमारे पास डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हों, तो ये हमें असेट की कैटेगरी में नहीं रखनी है। इसको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के अंदर क्या कर दिया जाता है? ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो जब हम इसकी एंट्री करें तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दिया जाएगा, क्योंकि ये असेट्स की साइड गिवन होते हैं, यानी कि यहीं पे दिखाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। तो ये भी किस साइड है? डेबिट साइड है। जब मैं इसको हटाऊंगी तो डेबिट से क्या कर देंगे? इसको क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पे क्रेडिट कर दिया जाएगा दोनों के दोनों को। जैसे हमारे पास गिवन है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो यहाँ पे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट ओपन किया जाएगा रेदर देन रियलाइजेशन। यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट ओपन नहीं करना। रियलाइजेशन अकाउंट सिर्फ असेट के केस में ओपन करेंगे। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि फिक्टिशियस असेट्स के केस में जिसको ओपन नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट आता है कि अगर यहाँ पे कुछ प्रोविज़न गिवन होता है असेट्स के रिगार्डिंग ना, कई बार प्रोविज़न गिवन होता है जैसे डेट के ऊपर प्रोविज़न बना देना, डेप्रिसिएशन का प्रोविज़न बना देना, तो कहते हैं इसको रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर जो ट्रांसफ़र करेंगे ना असेट को, जब तो ग्रोस फिगर के ऊपर ट्रांसफ़र करेंगे, ना कि नेट फिगर के ऊपर। ग्रोस का मतलब क्या है कि इसमें बिना प्रोविज़न को घटाए हुए जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर दिखाया जाएगा। प्रोविज़न का ट्रीटमेंट है जो अलग से किया जाएगा। जैसे हम ले लेते हैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए, आप जानते हैं कई बार बैलेंस शीट के अंदर दिखाया जाता है, यहाँ पे तो हमारे पास असेट पड़ी होती है, यहाँ पे हमारे पास डेप्रिसिएशन पड़ा होता है। कई बार तो यहाँ पे अलग से लायबिलिटी साइड पे डेप्रिसिएशन दिखा देते हैं, या फिर यहाँ पे लेस करके भी डेप्रिसिएशन दिखा देते हैं। तो यहाँ पे जैसे डेटर्स गिवन होते हैं, कई बार तो यहाँ पे प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट के नाम से दिखाया जाता है, कई बार यहाँ पे लेस करके डाउटफुल डेट दिखाया जाता है। तो कहते हैं कि जो असेट्स दिखाई जाएगी ना बच्चों, तो वो असेट ग्रोस फिगर के दिखाई जाएगी, यानी कि उसमें से जो डेप्रिसिएशन या फिर जो अपना प्रोविज़न है डाउटफुल डेट का वो माइनस नहीं करना, वो उसका ट्रीटमेंट हम अलग से करेंगे, असेट की ग्रोस फिगर को उठाएंगे। तो जैसे यहाँ पे इसकी एंट्री कैसे करेंगे, जैसे एग्जांपल के लिए कहता है डेटर्स 50,000 के हैं और प्रोविज़न है 4,000 का। जैसे मान लो यहाँ पे डेटर्स 50,000 के एग्जांपल के लिए और प्रोविज़न है 4,000 का। तो जब इसकी एंट्री करेंगे तो कैसे करेंगे? तो मैंने अगर मान लो पहले असेट हटानी है, असेट हटाएंगे तो यहाँ पे डेटर है जो डेबिट साइड गिवन है, तो मैं इसको क्रेडिट कर दूँगी, टू में डेटर्स के नाम से लिख देंगे। इसकी एंट्री क्या कर देंगे? टू में डेटर्स करके इसके लिए मैं रियलाइजेशन अकाउंट ओपन करूँगी, तो रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा डेबिट में। लेकिन यहाँ पे कहता है ग्रोस फिगर जाएगी। ग्रोस फिगर का मतलब क्या है? जो बिना प्रोविज़न कटाया, यानी कि 50,000 जाएंगे। तो अब मैं प्रोविज़न को अलग से दिखाऊंगी। प्रोविज़न को अलग से दिखाने का मतलब क्या है कि यहाँ पे मैंने ग्रोस असेट दिखा दी, प्रोविज़न क्या है यहाँ पे क्रेडिट साइड गिवन है, तो मैं एंट्री क्या कर दूँगी? यहाँ पे प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट के नाम से कर देंगे डेबिट और टू में रियलाइजेशन। तो इस तरीके से मैं प्रोविज़न को 4,000 क्या करूँगी? अलग से दिखा दी, यानी कि नेट फिगर नहीं दिखानी, ग्रोस फिगर से दिखाना है हमने। तो इस तरीके से हम ट्रीटमेंट करके चलेंगे असेट का। प्रोविज़न को रिकॉर्ड करने की एंट्री क्या रहेगी? जितने प्रोविज़न्स हैं, चाहे वो प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट हो,
प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन हो, मशीनरी रिप्लेसमेंट रिजर्व हो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड हो, सभी को डेबिट कर दिया जाएगा और टू में रियलाइजेशन डाल दिया जाएगा। कैश एंड बैंक बैलेंस आर नॉट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये कैश और बैंक को इसलिए ट्रांसफ़र नहीं करते हम क्योंकि ऑलरेडी कैश की फॉर्म में होता है ये। असेट आर ऑलवेज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट एट बुक वैल्यू, यानी कि जो असेट को ट्रांसफ़र किया जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट में वो बुक वैल्यू पे किया जाएगा, ना कि नेट वैल्यू पे। नेट वैल्यू का मतलब क्या होता है कि जब हम बुक वैल्यू में से माइनस कर देते हैं डेप्रिसिएशन को या प्रोविज़न को, तब हमारे पास जो वैल्यू आती है वो नेट वैल्यू आती है। नेट वैल्यू नहीं दिखानी हमने, रियलाइजेशन के अंदर ग्रॉस वैल्यू जाएगी और प्रोविज़न का अलग से ट्रीटमेंट किया जाएगा। नेक्स्ट आता है असेट के बाद हमें क्लोज़ करना होता है लायबिलिटी को। जब हम लायबिलिटी को क्लोज़ करते होते हैं तो हम जानते हैं कि बैलेंस शीट जो होती है, बैलेंस शीट में जैसे हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करके चलते हैं, असेट्स और लायबिलिटी। तो बैलेंस शीट में जो लायबिलिटी साइड होती है बच्चों, ये साइड होती है क्रेडिट, यानी कि बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड क्या होती है, क्रेडिट होती है। तो जब हम इसको हटाएंगे लायबिलिटी को, तो लायबिलिटी क्रेडिट से कहाँ चली जाएगी, डेबिट में चली जाएगी, क्योंकि जब हटाते हैं तो बैलेंस क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। तो लायबिलिटी को हटाने के लिए हमारे पास क्या जनरल एंट्री हो जाएगी, फिर सन्ड्री लायबिलिटी डेबिट हो जाएगी, 2 में क्या कर देंगे, रियलाइजेशन अकाउंट कर देंगे। ये लायबिलिटी को क्लोज करने का हमारे लिए, यानी कि जो बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी गिवन होती है उसको क्लोज करने की जनरल एंट्री होती है। लेकिन लायबिलिटी में भी हमने सारी की सारी लायबिलिटी जो होती है वो हमें ट्रांसफ़र करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है कि किन लायबिलिटी को ट्रांसफ़र किया जाएगा और किन को छोड़ा जाएगा। कहते हैं यहाँ पे कुछ पॉइंट है, जब हम ट्रांसफ़र करेंगे लायबिलिटी को तो किन के पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले कहता है सिर्फ वही लायबिलिटी है जो थर्ड पार्टी से रिलेट करती है, उसी को ट्रांसफ़र करेंगे हम रियलाइजेशन में। जैसे क्रेडिटर्स हो गया, बिल्स पेबल हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, अदर आउटसाइडर लोन, प्रोविडेंट फंड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, पार्टनर्स वाइफ लोन। तो ये सारे हमारे लिए आउटसाइडर लायबिलिटी होती है, तो इसको रियलाइजेशन अकाउंट में हम ट्रांसफ़र कर देंगे। कहता है जो पार्टनर का लोन अकाउंट होता है उसको ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा रियलाइजेशन के अंदर, क्योंकि पार्टनर लोन अकाउंट है जो प्रिपेयर किया जाएगा अलग से। तो कहते हैं जो ये ऐसा इसलिए किया आता है क्योंकि जो पार्टनर का लोन होता है वो पेमेंट की जाती है आफ्टर द पेमेंट ऑफ आउटसाइड लायबिलिटी बट बिफोर पेमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स का लोन अकाउंट इसलिए अलग से बनाया जाता है, कहते हैं क्योंकि जो पार्टनर्स लोन अकाउंट की पेमेंट की जाती है आउटसाइड लायबिलिटी पेमेंट करने के बाद, लेकिन पार्टनर कैपिटल अकाउंट के पहले आता है ये। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जितने भी होते हैं, जैसे जनरल रिजर्व हो गया, रिजर्व फंड हो गया, क्रेडिट बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, तो जितने भी रिजर्व्स हैं ये सारे लायबिलिटी साइड हम दिखाते होते हैं। कहते हैं और नॉट ट्रांसफ़र टू रियलाइजेशन, ये ट्रांसफ़र नहीं किए जाएंगे रियलाइजेशन में, ये ट्रांसफ़र किए जाएंगे कैपिटल अकाउंट में। पार्टनर्स के जो कैपिटल अकाउंट होते हैं, जैसे जनरल रिजर्व हो गया, रिजर्व अकाउंट हो गया। ऐसे हमारे पास नेक्स्ट गिवन है कॉन्टीजेंसी रिजर्व हो गया। कॉन्टीजेंसी के बाद आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये प्रॉफिट का बैलेंस होता है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन सब को हमने कहाँ ट्रांसफ़र कर देना है, पार्टनर से कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना है। तो इस तरीके से हमने रिजर्व को अलग हमने पार्टनर से कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र कर देना है, लायबिलिटी को हमने रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र कर देना है। तो इस तरीके से बच्चों ये हमने आज पढ़ा आज की क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कवर कराऊंगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इसका प्रैक्टिकल इसके साथ ही करवाऊंगी मैं, क्योंकि ये दोनों ही मतलब थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों इकट्ठा बनता है टॉपिक, क्योंकि जो ये एग्जांपल है ये इसी टॉपिक है। तो ऐसे रेगुलर वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें।